Hey, so hi everyone, welcome back to this channel. So in today's video, I'm gonna discuss the two problem of starters 140, that is tree removal, and second one is break the string. So literally this two problem was very nice, and break the string problem was also awesome because it required a string hashing prerequisite जिसमें तुम्हें z function आना चाहिए. So I really love this break the string because even I have forgotten about the z function. तो इस problem के कारण मेरा z function revise भी हो गया था. So anyhow, I will discuss like what is z function and all. So before making you explain this question, I want to explain you the tree removal question, and even it was a medium question. So मैं इस वीडियो में direct solution की तरफ नहीं आऊंगा, but I'm gonna also tell you about the approach, like how you gonna approach this kind of problem. So let's move to the problem statement first. So please give me 1 minute so that I can make you understand about the problem statement कि ये problem क्या बोल रखा है. तो इस प्रॉब्लम में सिंपली तुम्हें बोल रखा है कि तुम्हें एक ट्री दिया होगा, एंड यू ऑल गाइस नो कि ट्री क्या होता है. ट्री इज नथिंग बट एन नोड्स एंड एन माइनस वन एजेस सच दैट देयर शुड बी नो एनी साइकिल. तो वो ट्री होता है, और इस ट्री में ये बोल रखा है कि हर एक नोड का कुछ वैल्यू हो, दैट इज डिनोटेड बाय ए यू. अब बोल रखा है कि तुम्हारा इनिशियल स्कोर जो है वो है 0, और तुम वो सारे नोड पिकअप करोगे जिसका डिग्री ओड होगा. मतलब जिस नोड से नंबर ऑफ एज कनेक्टेड होगा, वो उसका काउंट अगर ओड होगा तो उस नोड को तुम हटा सकते हो, और उस नोड का जितना भी वैल्यू होगा उसे तुम अपने आंसर में ऐड कर सकते हो. तो ये प्रोसेस तुम तब तक करोगे जब तक तुम्हारे पास एक ऐसा नोड मिल जा रहा है जिसमें ओड नंबर ऑफ एजेस है. और फाइनली ये चीज करके तुम्हें बताना है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द नोड सो दैट द आंसर विल बी मैक्सिमम. ठीक है, सो दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. और साथ ही साथ तुम्हें कांस्टेंट दे रखा है एन का 2 इंटू 10 तो ब्रूट चलेगा नहीं, और नोड का वैल्यू है वो है 1 से 10 पर नहीं. तो ये एक राहत वाली बात है कि तुम्हें एआई का वैल्यू नेगेटिव नहीं दिया है, वरना नेगेटिव देता तो वहां भी थोड़ा सोचना पड़ता है. और मैं अगर तुम्हें टेस्ट केस दिखाऊं तो तुम्हारा जो पहला टेस्ट केस है उसमें बोल रखा है कि तुम्हारे पास 3 नोड है, दैट इज 1 2 और 3. और बोल रहा है 1 2 से कनेक्टेड है, तो अगर हम 1 को 2 से कनेक्ट करें, फिर बोल रहा है 2 जो है 3 से कनेक्ट है, तो 2 को 3 से कनेक्ट करें. और 1 नोड का वैल्यू तुम्हारा ऑलरेडी 1 है, 2 का ऑलरेडी 2 है, एंड 3 का ऑलरेडी 3 है. और फाइनली तुम क्या करोगे, उस नोड को निकालोगे जिसमें डिग्री उसका ओड हो. तो इसमें नोड नंबर 1 और नोड नंबर 3 का डिग्री 1 है, तो इन दोनों में से किससे निकालना ज्यादा बेनिफिट होगा. तो हम 3 को पहले निकालेंगे बिकॉज 3 का वैल्यू भी ज्यादा है. तो 3 को निकाले तो आंसर में 3 ऐड करेंगे. अब क्योंकि आंसर में 3 ऐड करेंगे तो इस नोड को हटा देंगे. अब ये नोड मेरा चला गया, तो मेरा जो नया ग्राफ बनता है वो बनेगा तुम्हारा 1 और फिर 2. अब तुम किसे निकालोगे, क्योंकि 1 पे तुम्हारा वैल्यू 1 है, 2 पे तुम्हारा वैल्यू 2 है, और दोनों का अभी डिग्री है 1 और 1, और दोनों ओड है, तो किसे निकालोगे, जिसका वैल्यू ज्यादा है. तो किसका वैल्यू ज्यादा है, दैट इज 2. तो हम 2 को यहाँ से निकालेंगे और आंसर में ऐड करेंगे 2. तो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा 3 + 2 दैट इज 5. और यही तुम्हारा एक मैक्सिमम वैल्यू तुम बना सकते हो. तो तुम्हें रिटर्न करना है कि तुम कौन कौन सा नोड को निकाले और उसका वैल्यू क्या है. सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, दैट इज 3 एंड 2 मैंने निकाला, और ये मुझे प्रिंट करना है. सो दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आई होप तुम्हें समझ में आया होगा. सो नाउ आई कैन डिस्कस अबाउट इट्स अप्रोच कि तुम इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करोगे. सो लेट्स मूव टू इट्स सोल्यूशन. चलो, तो इसका सोल्यूशन पे डिस्कस करते हैं. बट इसका सोल्यूशन पे जाने से पहले हम तुमसे एक बात पूछते हैं कि ट्री क्या होता है. बताओ ट्री क्या होता है, व्हाट इज ट्री. तो तुम बोलेगा भैया ट्री मतलब कि टोटल एन नोड होगा अगर, तो उसमें टोटल एन माइनस वन एज होगा, और अगर एन माइनस वन एज होगा तो वो एसाइक्लिक भी होगा, एसाइक्लिक भी होगा. ठीक है, तो ये है तुम्हारा ट्री. मतलब कि अगर हम तुमको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे ट्री का, तो कुछ इस प्रकार होगा तुम्हारा ट्री, जिसमें टोटल एन नोड होगा, एन माइनस वन एजेस होगा, और साथ ही साथ ये एसाइक्लिक होगा. कहीं भी यहाँ पे साइकिल नहीं होगा, मतलब ये दोनों नोड आपस में कनेक्ट होकर साइकिल नहीं बनेगा. भैया ये तो मुझे भी पता था. अरे ठीक है पता था, बट आगे समझो अब क्या बोल रहा हूँ. और साथ ही साथ तुमको हर एक नोड का वैल्यू भी दिया था, मीन्स ए आई दिया था. जैसे मान लो ये ए वन दिया था, ये ए टू दिया था, ये ए थ्री दिया था, ये ए फोर दिया था, सिमिलरली ये ए फाइव और ए सिक्स दिया था. ठीक है भैया, यहाँ तक भी समझ में आ रहा है. अब तुमको क्वेश्चन में बोल रखा है कि तुम वो सारा नोड को हटाओ, वो सारा नोड को हटाओ जिसका डिग्री ओड हो. ठीक है, जिसका डिग्री ओड हो, और साथ ही साथ इस प्रकार से हटाना ताकि जो तुम्हारा फाइनल आंसर में ऐड हो रहा है वैल्यू ए आई का, वो मैक्सिमाइज हो जाए, वो मैक्सिमाइज हो जाए. तो यहाँ तक हम क्वेश्चन पढ़े और समझे कि अच्छा मुझे ये तो ऑर्डर बताना ही बताना है कि कौन सा नोड निकाले, बट साथ ही साथ हमको इस प्रकार से निकालना है कि मुझे ये आंसर को मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, ये आंसर को मैक्सिमाइज करना है. तो मतलब ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स जो नोड का वैल्यू दिया हुआ था, तो उसमें क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि जिसका जिसका वैल्यू ज्यादा है उन सभी को ले लेंगे, साथ ही साथ जिसका सबसे कम वैल्यू आएगा, मीन्स इन सभी नोड में से जो ए वन है तुम्हारा, ए टू है, ए थ्री है, ए फोर है, इन सभी में से जिस नोड का वैल्यू कम होगा उसे छोड़ देंगे, मीन्स उसे ऐड ही नहीं करेंगे. तो क्या ये मतलब पॉसिबिलिटी है क्या, इस पे अब हम थोड़ा रिसर्च करते हैं कि क्या ऐसा बना सकते हैं कि हम सारा नोड लेंगे और एक ऐसा नोड छोड़ेंगे जिसका वैल्यू सबसे कम हो. लेकिन भैया क्वेश्चन में तो ये भी बोल रखा है कि डिग्री जो है उस नोड का ओड होना चाहिए तभी तुम ले सकते हो. तो उस पे आएंगे कि डिग्री तुम्हारा ओड है तभी तुम किसी नोड को ले सकते हो. बट मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि क्या एक ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकता है कि मान लो हम जब
ये जो तुम्हारा नोड का वैल्यू था A1 A2 A3 A4 A5 A6 इन सभी को सॉर्ट किए तो मेरा वैल्यू कुछ इस प्रकार आ रहा था कि A1 इज लेस देन A2 और A2 इज लेस देन A3, सिमिलरली A3 इज लेस देन A4, A4 इज लेस देन A5 एंड लास्टली A5 इज लेस देन A6। तो तुम आंसर में किसको ऐड करना चाहोगे? इन सभी को ऐड करना चाहोगे और लास्ट में A1 को छोड़ना चाहोगे। एक और थिंकिंग आ रहा होगा तुम्हारे माइंड में कि भैया A1 को क्यों छोड़े, उसको क्यों नहीं ऐड किए? इसलिए नहीं ऐड किए क्योंकि लास्ट में जब A1 बचेगा तो वो तो एक ही नोड बचेगा, उसका डिग्री देखा जाए तो कितना होगा, मींस कितना एज उसके साथ कनेक्टेड होगा। अगर हम A2 A3 A4 A5 A6 को सभी को ले लेते हैं तो उसके साथ कोई सा भी एज ऐसा कनेक्टेड होगा नहीं, मतलब उसका डिग्री आएगा 0। अब क्योंकि इसका डिग्री इवन है तो मतलब एक ना एक नोड को छोड़ना पड़ेगा। तो हम अभी तुमको जस्ट एज्यूम किए हैं कि मान लेते हैं कि A1 का वैल्यू सबसे कम था और उसी को हम छोड़े हैं लास्ट में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है भैया, यहाँ तक भी समझ में आ रहा है। लेकिन भैया एक बात बताइए कि आपको ये चीज कैसे पता चलेगा कि A2 A3 A4 A5 A6 जो नोड है इन सभी में से किसका डिग्री ऑड है? ये चीज आपको कैसे पता चलेगा? अगर मान भी लेते हैं कि कोई सा भी एक नोड का डिग्री ऑड है तो उसको अगर हटाते हैं तो उसके साथ जो एज कनेक्टेड होगा वो भी हटेगा, तो उसके बाद कौन सा नोड आएगा जिसका डिग्री ऑड होगा? ये चीज आपको कैसे पता और निकालेंगे कैसे? तो चलो इस पे डिस्कस करते हैं कि ये चीज निकालेंगे कैसे। तो हम बोल रहे हैं तो क्योंकि तुमको पता चल गया है कि A1 तुम्हारा सबसे छोटा वैल्यू है, तो अभी के लिए हम एज्यूम भी कर रहे हैं कि A1 जो है ये नोड A1 ये तुम्हारा सबसे छोटा वैल्यू है, तो इसको तो हम लास्ट में छोड़ देंगे, ऐड नहीं करेंगे। और मेरा जो फाइनल आंसर होगा बाकी A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 होगा। बट हमको फाइनल आंसर में नोड का ऑर्डर रिटर्न करना है जिसको हम रिमूव किए हैं और सच दैट उन सभी नोड का उस टाइम के लिए डिग्री ओड हो। ये चीज हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो उस पर हम विचार करते हैं। तो देखो यार, जब भी ट्री बनता है ना तो उसमें मिनिमम हमेशा दो नोड होता है, मिनिमम हमेशा दो नोड होता है जिसका डिग्री 1 होता है, जिसका डिग्री 1 होता है। ऐसा क्या? हाँ ऐसा। तुम कोई सा भी ट्री ड्रॉ कर दो, जैसे मान लो हम एक ट्री ये बनाते हैं, नॉर्मल सा ट्री, तो इसमें कितना नोड का डिग्री 1 है? तो एक तो ये नोड है तुम्हारा जिसका डिग्री 1 है, डिग्री मतलब नंबर ऑफ एज दैट इज डायरेक्टेड टू दैट नोड। तो इस नोड से कितना एज डायरेक्टेड है? एक, तो इसका डिग्री 1 है। इस नोड से कितना एज कनेक्टेड है? दैट इज 1, तो इसका डिग्री 1 है। तो मिनिमम टू मिनिमम तुम्हारा दो नोड ऐसा होगा ही होगा जिसका डिग्री 1 होगा। अच्छा, मतलब भैया मुझे ये एक चीज तो समझ में आ रहा है कि हम कोई सा भी नोड पकड़ेंगे जिसका डिग्री 1 है और उसे रिमूव कर लेंगे सच दैट कि वो नोड मेरा मिनिमम ना हो। इस बात को गौर से सुनना कि भैया आपने मुझे बताया कि ट्री का एक रूल है कि उसके पास मिनिमम 2 नोड होगा जिसका डिग्री 1 होगा। तो क्योंकि मिनिमम 2 नोड होगा जिसका डिग्री 1 होगा, तो अगर मान के चलते हैं कि उस 2 नोड में से एक नोड मेरा मिनिमम एआई वाला भी होता है, मिनिमम एआई जो कि हम यहाँ पे A1 लिए थे, तो हम इस नोड को तो निकाल सकते हैं ना। क्योंकि हम मान के चलें कि तुमको हम नहीं लेंगे, A1 को नहीं लेंगे, तो मेरे पास एक तो ऑप्शन बचा ही रहेगा ना जिसको हम निकाल सकते हैं अभी के लिए। इसलिए हम जब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहे थे तो तुमसे ट्री का डिफिनेशन पूछ रहे थे कि ट्री के बारे में तुम क्या जानते हो, कि एन नोड होता है, एन माइनस वन एज होता है, ये साइक्लिक होता है। तो उससे तुम क्या कंक्लूजन निकाले कि उसके पास मिनिमम टू मिनिमम दो नोड होगा जिसका डिग्री 1 होगा। तो अगर उस दो नोड में डिग्री 1 होगा तो एक नोड अगर तुम्हारा मिनिमम ए आई भी बन जाता है, जैसे मान लो मिनिमम A1 भी बन जाता है, जो हम यहाँ पे A1 को मिनिमम माने हैं, तो उन दो नोड में से एक नोड जो कि मिनिमम ए आई भी बन जाता है तो दूसरे वाले को तो हम निकाल सकते हैं ना। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा था? अच्छा, मतलब भैया कि हम किसी एक को तो निकाल सकते हैं। तो भैया अगर मान लीजिए उन दो में से एक को निकालेंगे तो फिर क्या? तो भाई उन दोनों में से तुम किसी एक को निकालते हो, फिर से जो तुम्हारा बचा हुआ ग्राफ बना मींस कनेक्टेड कंपोनेंट बना, वो भी तो ट्री ही होगा ना फाइनली। मतलब कि तुम मान लेते कि पहला स्टेप में किसी एक नोड को निकाला, किसी एक नोड को निकाला जिसका इन डिग्री 1 था। अब जो तुम्हारा बचा हुआ ग्राफ बना वो भी तो ट्री ही होगा ना। अब क्योंकि वो ट्री है तो उसमें फिर से वही कंडीशन कि उसके पास मिनिमम दो नोड तो होगा जिसका डिग्री 1 होगा। फिर उसमें भी हम उसी नोड को निकाले जिसका डिग्री 1 था और जो मिनिमम ए आई नहीं था, मतलब जो A1 नहीं था। तो फिर से वही कहानी आ जाता है कि अब जो बचा कुचा कनेक्टेड कंपोनेंट बनेगा वो भी तो ट्री होगा। तो चलो हम इसका ड्राई रन करते हैं एक बार, ये जो ग्राफ बनाए इसमें हम ड्राई रन करते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो। सो लेट मी शो कि मैं एक्चुअली में क्या बोल रहा हूँ। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो तुम्हारा A1 था ये सबसे मिनिमम वैल्यू था आउट ऑफ A2 A3 A4 A5 A6। तो हम A1 को कभी नहीं लेंगे क्योंकि मुझे फाइनल आंसर को मैक्सिमाइज करना है। मींस मेरा फाइनल आंसर का वैल्यू अगर देखा जाए तो वो हमेशा रहेगा A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। A1 को हम कभी नहीं लेंगे। बट हमको एक्चुअली में आंसर में प्रिंट कराना है ऑर्डर जिस ऑर्डर में मैंने नोट लिया था, और उस नोड को इस प्रकार से लेना है सच दैट उसका डिग्री हमेशा ओड हो। क्योंकि हम हमेशा उस नोड को निकाल रहे हैं जिसका डिग्री हमेशा 1 है और 1 हमेशा तुम्हारा ओड ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब हम A2 A3 A4 A5 A6 सभी को निकालेंगे जिसका जिसका डिग्री हमेशा 1 बने। ठीक है, निकालते हैं। तो तुम्हारे पास इस ट्री में कौन कौन सा नोड है जिसका डिग्री 1 है? तो तुम बोलेगा तुम्हारे पास A2 है जिसका डिग्री 1 है, A3 है जिसका डिग्री 1 है, A5 है जिसका डिग्री 1 है एंड फाइनली A6 है जिसका डिग्री 1 है। अब क्योंकि ये A2 A3 A4 और A5 तुम्हारा मिनिमम AI नहीं है, मींस हम A1 को मिनिमम माने हैं, तो तुम्हारा A2 A3 A5 A6 मिनिमम नहीं है, तो तुम इन सभी में से कोई सा भी निकाल लो।
ठीक है, तो हम इन सभी में से कोई सा भी निकालते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि इन सभी में से हम सबसे पहले निकाले हैं A6 को। इट्स अपॉन यू कि तुम किसी को भी निकालो, बट हम अभी मान के चलें कि इन सभी में से हम निकालते हैं A6। तो तुम्हारा जो फाइनल वेक्टर जो तुम आउटपुट कर रहे हो उसमें ऐड हो जाएगा कि हम अभी A6 को निकाल चुके हैं। क्योंकि तुम A6 को निकाल चुका है तो यहाँ से A6 को रिमूव करो, तो ये तुम्हारा A6 चला जाएगा, ये A6 चला गया। अब क्योंकि ये तुम्हारा A6 चला गया तो अब तुम्हारे पास ऐसा कितना नोड बचता है जिसका जिसका डिग्री 1 है, तो बचता है दैट इज A2, A3, A5। और ये सारा नोड तुम्हारा मिनिमम AI तो है नहीं, तो अब इन सभी में से तुम किसी एक को निकालो जिसका डिग्री 1 है। तो इन तीनों का डिग्री 1 था, तो इस बार हम निकालते हैं इन तीनों में से A3। इट्स अपॉन यू कि तुम कोई भी निकालो, बट हम अभी के लिए निकाल रहे हैं A3। तो चलो A3 को भी निकालते हैं, तो ये तुम्हारा A3 भी निकल गया। अब क्योंकि हम A3 को निकाले हैं तो हम अपने वेक्टर में A3 ऐड कर देंगे, ये तुम्हारा A3 ऐड हो जाएगा। अब हम किसको निकाल सकते हैं जिसका डिग्री 1 है, तो A2 है और A5 है, तो तुम्हारा A2 निकलेगा इस बार। मीन्स A5 को भी तुम निकाल सकते हो, बट हम A2 को निकाल रहे हैं। ठीक है, A2 को निकाले। अब क्योंकि हम A2 को निकाले तो हम अपना फाइनल वेक्टर वाले आंसर में A2 को ऐड करेंगे, तो A2 आ जाएगा। अब तुम्हारे पास कौन सा नोड बचा जिसका डिग्री 1 है, तो तुम्हारा A5 और A1 बचा है। अब क्योंकि तुम्हारा A5 और A1 बचा है और A1 तुम्हारा मिनिमम आउट ऑफ ऑल AI है, तो उसको तो हम निकालने से रहे हैं, क्योंकि हम बोल चुके थे स्टार्टिंग में ही कि हम मिनिमम वाले को तो कतई नहीं निकालेंगे, तो उसको तो हम निकालने से रहे हैं, तो हम निकालेंगे इस बार A5 को। तो A5 को हम निकाल दिए यहाँ से। अब क्योंकि A5 निकल चुका है तो हम अपने फाइनल वेक्टर में A5 को ऐड भी कर देंगे, तो ये A5 आ चुका होगा। अब तुम्हारे पास दो नोड बचा है जिसका डिग्री 1 है, दैट इज A1 एंड A4। अब क्योंकि A1 तो हम निकालने से रहे हैं क्योंकि वो मिनिमम है, तो A4 को निकालेंगे। अब क्योंकि A4 निकलेगा तो तुम A4 को अपने वेक्टर में अपेंड भी करोगे, तो तुम A4 को अपेंड किए। अब तुम्हारे पास कोई सा भी नोड बचता है जो डिग्री 1 हो और जो मिनिमम ना हो, तो नहीं बचता है, तो हम वापस आएंगे और ये जो तुम्हारा वेक्टर था इसे आउटपुट करा देंगे, इसका साइज और ये वेक्टर, तो इसका साइज हमेशा तुम्हारा n-1 होगा। n-1 इसका साइज हमेशा क्यों होगा, हमेशा, मैंने ये प्रूफ है कि तुम्हारा हमेशा n-1 साइज होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम मिनिमम AI को कभी लेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे आंसर को मैक्सिमाइज करना है। फाइनली हमको ऑर्डर बताना है, तो हम ऑर्डर बता देंगे कि हम पहले A6 को निकाले थे, फिर A3 को निकाले थे, फिर A2 को, फिर A5 को, फिर A4 को। ये ऑर्डर चेंज भी हो सकता है कि पहले A3 आया होगा फिर A6 आया होगा। इट्स अपॉन यू कि जिसका डिग्री 1 था उसे तुम पहले निकालो। तो यही था मेरा लॉजिक इस प्रॉब्लम के लिए। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया मान लेते हैं कि मेरा जो मिनिमम AI बन रहा है यहाँ पे A1 वही इन डिग्री 1 बने तब। तो यार अगर कोई एक इन डिग्री 1 बनेगा तो दूसरा तो रहेगा ना, इसलिए तो मैं ये किस बताया कि मिनिमम 2 नोड होगा जिसका डिग्री 1 होगा। जैसे मान लो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार ना होके ये रहता है कि यहाँ पे तुम्हारा रहता है A3, फिर यहाँ पे तुम्हारा रहता है A2, फिर यहाँ पे तुम्हारा रहता है A1 एंड फाइनली तुम्हारा यहाँ पे रहता है A4। और भैया ये मेरा A1 मिनिमम रहता तो ये A1 मेरा मिनिमम रहता तो जिसे हम निकालना नहीं चाहते तो यार तुम्हारा जो A4 है इसका तो डिग्री 1 है, तो इसे तो तुम पहले निकाल सकते हो ना, क्योंकि हम इसे पहले निकालेंगे तो ये तो हट जाएगा। अब तुम्हारे पास कौन सा नोड बचता है जिसका डिग्री 1 हो और वो मिनिमम आउट ऑफ ऑल एलिमेंट ना हो, तो तुम्हारे पास A2 भी है और A1 भी है। क्योंकि A1 सबसे मिनिमम था तो उसे तो हम निकालेंगे नहीं, तो तुम्हारा बचता है A2, तो A2 को निकालेंगे। अब क्योंकि हम A2 को निकाले थे, अब कौन सा नोड बचता है जिसका डिग्री 1 हो, तो A3 बचता है, तो बस A3 को निकाल दिया, तो खेल खत्म। तो बस हम यही बता रहे हैं कि इस प्रॉब्लम में कैच क्या था पता है, कि तुम्हें ट्री का डेफिनेशन आना चाहिए। भैया वो तो मुझे आता था, बट ये नहीं दिखा कि मिनिमम 2 नोड होगा जिसका डिग्री 1 होगा, और वहां से हम एक्चुअल अप्रोच की तरफ आएंगे। तो यही था मेरा लॉजिक। तो अब डिपेंड करता है कि भैया आप लॉजिक तो एक्चुअली में बता दिए कि हो क्या रहा है, बट इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो यार इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए तुम्हें BFS आना चाहिए, तुमको BFS आना चाहिए। तो तुमको अगर BFS नहीं आता तो वो एक बार देख लेना, बिकॉज यार तुम अगर ग्राफ ट्री का प्रॉब्लम कर रहे हो तो BFS DFS तो आना चाहिए। ठीक है भैया, मुझे BFS भी आता है, तब कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, तो अगर तुमको मतलब BFS आता है तब तो ईजी होगा तुम्हारे लिए। ईजी इसलिए होगा क्योंकि मान लो तुम्हारे पास ट्री है A1, A2, A3, A4। अब क्योंकि मुझे BFS आता है और हम अभी मान के चल रहे हैं A1 तुम्हारा मिनिमम है आउट ऑफ ऑल AI, तो हम सबसे पहले सारा जो नोड है मेरा A1, A2, A3, A4 उन सभी का हम डिग्री रख लेंगे, क्योंकि A1 का डिग्री अभी 2 है, A2 का डिग्री तुम्हारा 1 है, A3 का डिग्री 2 है एंड A4 का डिग्री 1 है। तो हम अपनी क्यू में मींस BFS ट्रैवर्स करते हैं, तो क्या करते हैं, कोई सा भी नोड को क्यू में रखते हैं, तो हम अपनी क्यू में उन सारे नोड को रखेंगे जिसका डिग्री 1 होगा और साथ ही साथ वो मिनिमम AI नहीं होगा। मतलब यहाँ पे मिनिमम AI A1 था, तो उसको ना लेके हम सारा उन सभी नोड को लेंगे जिसका डिग्री 1 हो अपनी क्यू में, क्योंकि यहाँ पे A2 और A4 का डिग्री 1 था और ये दोनों मिनिमम AI नहीं है, तो हम इन दोनों को अपने क्यू में रखेंगे। तो यहाँ पे क्यू में तुम्हारा A2 आएगा और A4 आएगा। अब हम BFS लगाएंगे यहाँ से, तो हम सबसे पहले क्यू से A2 निकालेंगे, क्योंकि A2 निकाले हैं तो हम अपने फाइनल आंसर में A2 को अपेंड करेंगे कि हाँ यार A2 मेरा एक आंसर बन रहा है। अब क्योंकि A2 निकला है तो A2 का डिग्री हम कर देंगे 0, तो यहाँ से डिग्री हो जाएगा A2 का 0। अब क्योंकि A2 का डिग्री हो गया 0, तो A2 क्या करेगा, अपने नेवर जो भी नोड होगा उन सभी का डिग्री डिक्रीमेंट करेगा, क्योंकि A2 अब डिलीट हो चुका है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि A2 यहाँ से हट चुका है, तो इसके नेबरिंग नोड जो है वो तुम्हारा बनता है A1। अब क्योंकि A2 डिलीट हो गया है तो A1 का एक इन डिग्री घटना चाहिए ना, तो A1 का इन डिग्री घटाएंगे और ये कर देंगे 1। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वो जो नेबरिंग नोड है क्या उसका इन डिग्री 1 बना है क्या।
बना है तो उसे क्यू में लो, बट साथ ही साथ तुमको ये भी देखना पड़ेगा वो नोड तुम्हारा मिनिमम नोड नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इवन मेरा मिनिमम नोड था तो इसे हम नहीं लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब तुम्हारा क्यू में आएगा A4, तो A4 को निकालेंगे, क्योंकि A4 निकला तो इसका इन डिग्री करेंगे यहाँ पे 0, और साथ ही साथ हम अपने फाइनल आंसर में अपेंड करेंगे A4, और A4 का जो भी नेबरिंग नोड होगा उसका इन डिग्री हम डिक्रीमेंट करेंगे, तो A4 तो जाएगा ही जाएगा, मींस ये नोड तो डिलीट होगा ही होगा। साथ ही साथ A3 का जो इन डिग्री होगा उसे हम डिक्रीमेंट करेंगे, तो क्योंकि A3 का इन डिग्री 2 था तो उसे डिक्रीमेंट कर देंगे 1 में, और हम देखेंगे कि क्या तुम्हारा इन डिग्री 1 बन चुका है। क्योंकि तुम्हारा इन डिग्री 1 बन चुका है तो हम तुमको अपने क्यू में डालेंगे, और तुम मिनिमम एलिमेंट हो भी नहीं तो A3 अब आ जाएगा क्यू में। अब क्योंकि A3 क्यू में आया है तो A3 को निकालेंगे क्यू से, यहाँ पे A3 आएगा। अब क्योंकि A3 आया है तो इसका इन डिग्री फिर से कम करेंगे, दैट इज 0 करेंगे, और A3 को हम अपने फाइनल आंसर में अपेंड करेंगे, और A3 का जो भी नेबरिंग एलिमेंट होगा उसका हम इन डिग्री माइनस करेंगे, तो A3 का नेबरिंग एलिमेंट था A1, तो उसका इन डिग्री 1 घट जाएगा। अब क्योंकि उसका इन डिग्री 1 घटा है तो वो 1 से बन जाएगा 0। अब क्योंकि उसका इन डिग्री 0 बना है तो वो तो चला जाएगा, और तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा A2 A4 एंड A3। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो यही था तुम्हारा फाइनल लॉजिक बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। और मैं इस प्रॉब्लम को तुम्हें डायरेक्ट भी बता सकता था कि हर बार तुम उस नोड को निकालो जिसका डिग्री 1 हो, और ये चीज करते रहो जब तक तुम्हें फाइनल आंसर ना मिल जाए। सो माय मोटो इज टू गिव यू द एक्चुअल इंट्यूशन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, कि तुम एक्चुअली में इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करोगे आगे चल के अगर इस टाइप का प्रॉब्लम मिला तुम्हें। तो अब से ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें ट्री मिले तो ये चीज तो हमेशा माइंड में रखना कि ट्री मतलब एन नोड एन माइनस 1 एज, ये साइक्लिक होता है, क्योंकि ये सारा चीज होता है तो उससे हम क्या क्या और चीज निकाल सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, मीन्स जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा उसके लिए क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। तो यही था मेरा लॉजिक इस प्रॉब्लम के लिए। तो चलो इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इसका सोल्यूशन मत देखो और तुम खुद से इंप्लीमेंट करो, बिकॉज तुम अगर किसी प्रॉब्लम को खुद से इंप्लीमेंट करते हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तुम्हारा खुद पे खुद बढ़ने लगेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू कि तुम खुद से जाओ और खुद से करो रेदर देन सीइंग इट्स सोल्यूशन, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेनिफिट हो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ज्यादा बढ़े। क्योंकि मैं अपने बेनिफिट के लिए अगर बोलना चाहता तो यार तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा वास्ट टाइम अवार्ड बढ़ेगा कि तुम देखो यार जितना देख सकता है देखो, बट नो, आई वांट टू इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड आई वांट टू मेक दिस चैनल यूनिकली फ्रॉम अदर चैनल्स। सो प्लीज जाओ और तुम उस प्रॉब्लम को खुद से इंप्लीमेंट करो, और अगर नहीं होता तो तुम वापस आना। बट जाते जाते प्लीज इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन लाइक इट, सब्सक्राइब इट, आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स हु हैव एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम। सो नाउ लेट्स मूव टू इट्स कोड, कि मैंने इस प्रॉब्लम का कोड में क्या किया था। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ नोड लिया था दैट इज डिनोटेड बाय n, और फाइनली मैं इस नोड का वैल्यू को अपने एक वैल वेक्टर पेयर में रख रहा हूँ। वेक्टर पेयर में इसलिए लिया हूँ क्योंकि मैं ai का वैल्यू भी रख पाऊँ और साथ ही साथ वो किस नोड का है उसे भी रख पाऊँ। तो वही चीज मैं किया हूँ कि 1 से n तक इटरेट किया हूँ और वैल्यू को इनपुट लिया हूँ, और मैं वैल में पुशबैक कर रहा हूँ वैल्यू को आई। तो इस चीज से क्या हो जाएगा, मीन्स मैं वेक्टर पेयर को क्यों लिया हूँ, ताकि मुझे पता चल पाए कि आउट ऑफ ऑल ai सबसे मिनिमम ai का वैल्यू किस नोड पे है। तो मैं फाइनली इस चीज को सॉर्ट किया हूँ, वैल को सॉर्ट किया हूँ, और मुझे नोड पता चल गया दैट इज वैल ऑफ 0 डॉट सेकंड, क्योंकि मैं सेकंड पे ही नोट रख रहा था कि हर वैल के लिए वो कौन सा नोड पे एग्जिस्ट करता है। तो हम उस नोड में वैल ऑफ 0 डॉट सेकंड रखा हूँ, और फाइनली मैं एडजेसेंसी लिस्ट बनाया हूँ, और ये है तुम्हारा आंसर जो फाइनल वेक्टर तुम्हें रिटर्न करना है, ऑर्डर ऑफ द नोड। और ये है तुम्हारा इंडिग्री वेक्टर जो कि बता रहा है कि करंट सिचुएशन में हर एक नोड का इंडिग्री क्या है। तो मैं इटरेट कर रहा हूँ 0 से n-1 तक, और 2 इनपुट ले रहा हूँ नोड का कि कौन सा नोड किस नोड से कनेक्टेड है, और मैं एडजेसेंसी ऑफ x में पुशबैक कर रहा हूँ y, सिमिलरली एडजेसेंसी ऑफ y में पुशबैक कर रहा हूँ x, और इन डिग्री ऑफ x और y को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो नोड आपस में कनेक्ट होगा तो दोनों का इन डिग्री बढ़ेगा, मींस दोनों का डिग्री बढ़ेगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ। फाइनली मैं एक क्यू बनाया हूँ इसलिए क्योंकि मुझे BFS ट्राइवर्सल करना है, और 1 से n तक इटरेट करके पूछ रहा हूँ कि कौन कौन सा नोड का इन डिग्री 1 है, और वो नोड तुम्हारा मिनिमम नोड ना हो। अगर ऐसा नोड है तो क्यू में उस नोड को पुशबैक कर दो, और साथ ही साथ उस नोड का इन डिग्री माइनस माइनस कर दो, मींस अगर उसका इन डिग्री 1 था तो उसको 0 बना दो। और मैं यहाँ पे BFS लगाया हूँ, सो दिस वाज माय BFS कोड, कि ये क्यू का साइज जब तक 1 या 1 से बड़ा है तब तक इसका फ्रंट एलिमेंट निकालो, और उसे तुम एकदम से निकाल दो, दैट इज क्यू डॉट पॉप कर दो, और आंसर में उस नोड को पुशबैक करो। फिर उस नोड का जितना भी एडजेसेंट नोड होगा उसे तुम इटरेट करो, और उन सभी का इन डिग्री एक माइनस करो, और देखो साथ ही साथ कि उन सभी का इन डिग्री अगर 1 बना है, और वो नोड अगर तुम्हारा मिनिमम आउट ऑफ ऑल AI नहीं है, तो उस नोड को तुम क्यू में फिर से पुशबैक कर दो, और साथ ही साथ उस नोड को हटाने के लिए उसका इन डिग्री वापस 0 बना दो। तो फाइनली ये तुम BFS ट्राइवर्सल करोगे तो तुम्हारे आंसर वेक्टर में सारा ऑर्डर आ जाएगा नोड का। तो फाइनली तुम आंसर का साइज प्रिंट करके आंसर को प्रिंट कर दो। सो दिस वाज माय होल कोड बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, और मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सो दैट यू कैन एक्सेस इट इजीली। नाउ आई विल मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज ब्रेक द स्ट्रिंग। सो दिस वाज वेरी वेरी नाइस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम का तुम्हारा प्री रिक्विजिट है कि तुम्हें जेड फंक्शन आना चाहिए। तो अगर नहीं आता है तो आई विल सजेस्ट कि तुम देख लो, बिकॉज यार ये जेड फंक्शन के बिना बनाना थोड़ा मुश्किल है, एंड इवन आई हैव फॉरगॉटन अबाउट जेड फंक्शन, बिकॉज मैं जेड फंक्शन काफी पहले पढ़ा था तो उसके बारे में टोटली भूल चुका था, बट इस प्रॉब्लम के कारण मेरा जेड फंक्शन दोबारा रिवाइज भी हो गया। सो आई रिक्वेस्ट यू कि तुम जाओ और जेड फंक्शन पढ़ो, एंड इवन आई वांट टू गिव यू द रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न जेड फंक्शन। तो यार सीपी एल्गोरिथम काफी अच्छी है अगर तुम अपना कोडिंग स्किल्स बढ़ाना चाहते हो। तो सीपी एल्गोरिथम में तुम्हें हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से समझाया होगा, और साथ ही साथ उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो भी दे रखा होगा, ताकि तुम उस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर पाओ। तो तुम्हें अगर ब्लॉग पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है तो तुम सीपी एल्गोरिथम में जेड फंक्शन का ब्लॉग होगा,
तुम सिंपली लिखना गूगल पे जेड फंक्शन सीपी एल्गोरिथम, तो तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम यहाँ से एक बार जेड फंक्शन पढ़ के आओ, क्योंकि यार इस प्रॉब्लम के लिए प्रीरिक्विजिट है कि जेड फंक्शन तुम्हें आना चाहिए। और अगर तुम्हें इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं है तो तुम यूट्यूब पे सिंपली देख सकते हो जेड एल्गोरिथम। तो सिंपली यूट्यूब पे सर्च करो जेड फंक्शन, तो तुम्हें बहुत सारा रिसोर्सेस वहाँ पे भी मिल जाएगा। जैसे कि ये तुषार रॉय सर तुम्हें जेड फंक्शन पढ़ाए, एंड लिटरली तुषार सर काफी अच्छे पढ़ाते हैं। तो तुम इनका वीडियो भी देख सकते हो। और अगर तुम्हें छोटा वीडियो देखना है तो आई गेस मैंने जो देखा था वो कोड एंड कोड से देखा था जेड एल्गोरिथम, तो तुम यहाँ से भी देख सकते हो जेड एल्गोरिथम। सो एनी हाउ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम पहले जाओ इसे पढ़ो, बिकॉज आई नो तुम लोगों में से बहुत लोग सोच रहा होगा कि यार अभी के लिए स्किप करते हैं, इस प्रॉब्लम को बाद में पढ़ लेंगे, बट नो, तुम अभी जाओ और इसे करो। क्योंकि यार मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि तुम जाओ, इससे मेरा क्या फायदा होगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं भी जब तुम्हारे फेज में था तो मैं बहुत सारा टॉपिक स्किप करता था, उससे भागता था। और यही हर एक कैंडिडेट का वीकेस्ट पॉइंट बन जाता है, वो नया टॉपिक पढ़ना नहीं चाहता। तो तुम अगर नया टॉपिक पढ़ोगे नहीं तो उसके बारे में जानोगे कैसे, और तुम अपने रेटिंग को सुधारोगे कैसे अगर ये सभी टॉपिक नहीं पढ़ोगे? मान लेते हैं कि तुम यहाँ पे स्किप किए तो फिर लीड कोड पे आएगा तो उसे कहाँ से करोगे? इसलिए तुम प्लीज जाओ और पढ़ो। और ऑब्वियस सी बात है कि मुझे भी ये सब जेड फंक्शन पहले से पता नहीं था कि ये जेड फंक्शन क्या होता है, ये केएमपी एल्गोरिथम क्या होता है, ये स्ट्रिंग हैशिंग क्या होता है। बट इसके बारे में मैं खुद से सर्च किया। कैसे सर्च किया कि यही प्रॉब्लम आता था और मेरे से बनता नहीं था, तो बनता नहीं था तो इसका सोल्यूशन की तरफ जाता था, तो इसका सोल्यूशन की तरफ जाता था तो इसका प्रीरिक्विजिट पढ़ता था। इसका प्रीरिक्विजिट में लिखा रहेगा कि हैशिंग आना चाहिए और जेड फंक्शन आना चाहिए। तो वहां से मुझे आइडिया लगता था कि अच्छा ये भी टॉपिक नाम का कोई चीज होता है, जेड फंक्शन क्या होता है, हैशिंग क्या होता है, तो चलो आज इसको पढ़ते हैं। तो वहां से तुम ये सारा चीज जो न्यू न्यू टॉपिक है उसे पढ़ो, समझो और उसको अप्लाई करो आने वाली कॉन्टेस्ट में, क्योंकि यार लीड कोड का कॉन्टेस्ट में तुम्हें स्ट्रिंग हैशिंग पे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि तुम जाओ और इसे करो और वापस आना, तब मैं इसका एक्चुअल लॉजिक बताऊंगा। और मुझे आशा है कि अगर तुम जेड फंक्शन पढ़ लोगे तो मैं 90% गारंटी देता हूँ कि तुम इस प्रॉब्लम को बिना इस वीडियो को देखे कर दोगे, अगर जेड फंक्शन पढ़ लेते हो तो बहुत हो गई ज्ञान की बातें। तो अब इस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ब्रेक द स्ट्रिंग। तो ये प्रॉब्लम आपको ये बोल रखा है कि मैं आपको एक स्ट्रिंग दूंगा एस, आपको इस स्ट्रिंग को 3 सब स्ट्रिंग में तोड़ना है, दैट इज पी क्यू एंड आर, सच दैट कि P प्लस क्यू प्लस आर तुम्हारा एस होना चाहिए और P प्लस आर तुम्हारा क्यू होना चाहिए। मतलब कि तुम्हारा जो स्ट्रिंग एस दिया होगा तो उसको अगर मान लेते हैं S1 S2 S3 S4 S5 S6, तो अगर मान लेते हैं कि ये तुम अगर क्यू तोड़े हो, इस सब स्ट्रिंग को क्यू मानते हो, तो तुम्हारा ये पहला सब स्ट्रिंग होना चाहिए P और तुम्हारा लास्ट सब स्ट्रिंग होना चाहिए R, सच दैट P प्लस आर तुम्हारा क्यू होना चाहिए और लास्टली P प्लस क्यू प्लस आर तुम्हारा एस होना चाहिए। और साथ ही साथ तुम्हें एडिशनल कंडीशन भी दे रखा है कि तुम P क्यू आर को एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी मान सकते हो ताकि ये प्रॉब्लम कर पाओ। तो ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसका अगर टेस्ट केस मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये है तुम्हारा पहला टेस्ट केस, दैट इज ए बी बी। तो इसका आंसर 1 होगा बिकॉज इन्होंने पी को ए माना है, क्यू को ए बी माना है एंड फाइनली आर को बी माना है, सच दैट पी प्लस क्यू प्लस आर तुम्हारा ए बी बी बन जाता है और पी प्लस आर दैट इज ए प्लस बी तुम्हारा ए बी बन जाता है जो कि क्यू के बराबर है। तो यही एक ऑप्शन है, इसलिए आउटपुट किया है 1। सो चलो इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि तुम इस प्रॉब्लम को कैसे करोगे। सो नाउ लेट्स मूव टू इट सोल्यूशन, कि इसका सोल्यूशन की तरफ कैसे हम अप्रोच करेंगे। तो देखो इस प्रॉब्लम में तुमको बोल रखा है कि तुमको स्ट्रिंग एस को 3 भाग में बांटना है, सच दैट P प्लस क्यू प्लस आर तुम्हारा एस बन जाए और P प्लस आर तुम्हारा क्यू बन जाए। तो जब भी तुमको कोई सा भी एक प्रॉब्लम मिलता है जिसमें तुम्हें इस प्रकार का एक्सप्रेशन देखने को मिले, मीन्स ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो इन दोनों ऑपरेशन से तुम क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो। तो हम मान के चलते हैं कि P का लेंथ को हम स्मॉल p डैश से डिनोट करते हैं कि P डैश, सिमिलरली Q का लेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं Q डैश से और R का लेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं R डैश से। और इन तीनों का सम जो है वो n के बराबर है। n क्या है? तुम्हारा स्ट्रिंग का लेंथ के बराबर है। साथ ही साथ तुम्हें दे रखा है कि P डैश प्लस R डैश तुम्हारा Q डैश के बराबर है। तो मतलब अगर हम ये P डैश और R डैश को Q से डिनोट कर दें तो ये तुम्हारा बन जाएगा 2Q डैश इज इक्वल टू n। मतलब कि तुम्हारा Q डैश जो होगा n/2 होगा। ठीक है भैया, यहाँ तक तो हम भी कर लिए थे, आप क्या हमको एक्स्ट्रा बता रहे हैं? ठीक है, बता रहे हैं। मतलब ये एक्सप्रेशन मुझे ये बता रहा है कि तुम हर बार वो क्यू लेना जिसका लेंथ n/2 होगा। इसका मतलब ये रहा कि n अगर ओड होगा तो हमेशा मेरा आंसर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि यार ओड होगा तो उसके लिए क्यू डिफाइन ही नहीं करेगा। तो अच्छा, इसलिए मुझे एक्सप्रेशन को हमेशा सॉल्व करना पड़ता है। यस, उसे सॉल्व करना पड़ता है। और स्पेशली मैं इस टाइप का प्रॉब्लम कोर्सशिप पर ही देखता हूँ कि तुम्हें 2 एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसे पहले सॉल्व करो, वहां से कंक्लूजन निकालो कि अच्छा ये चीज करना है। तो मतलब दिखा मुझे कि n अगर ओड होगा तो मेरा आंसर 0 होगा, वही n अगर इवन होगा तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा q का साइज हमेशा n/2 होगा। ठीक है भैया, आगे बताइए अब आगे क्या करना है? चलो बताते हैं। अब क्योंकि मुझे ये चीज तो पता चल गया कि q का साइज हमेशा मेरा n/2 होगा, क्योंकि अगर n मेरा ओड होगा तो उसका तो आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो उससे तो मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है। अगर वही n इवन रहा तो मेरा q का साइज हमेशा n/2 होगा। अब क्योंकि तुम्हारा q का साइज n/2 होगा तो मान लेते हैं तुम्हारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें तुम्हारा n का वैल्यू है 8। अब क्योंकि तुम्हारा n का वैल्यू है 8 तो मतलब तुम्हारा q का साइज होगा 4। ठीक है भैया, तो इससे क्या हो जाएगा? q का साइज है 4। तो मतलब मान लेते तुम्हारे पास स्ट्रिंग है जिसका साइज 8 है, तो उसको एक बार इंडेक्सिंग दे दे तो 0 1, ये तुम्हारा स्ट्रिंग रहा और इसमें तुम्हारा वैल्यू है S0 S1 S2 S7। तो तुमको ये चीज तो पता चल गया कि तुम्हारा q का साइज हमेशा 4 होगा। अब क्योंकि तुम्हारा q का साइज 4 है तो तुम्हारा
P प्लस R का साइज भी 4 बनेगा, तभी ना दोनों का साइज मिलके 8 बनेगा साइज। तो क्यों ना तुम हर बार Q को फिक्स करके चेक करो कि उसके लिए आंसर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब भैया मुझे नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये है, क्योंकि तुम्हें अब इस बार ये पता चल गया कि Q का साइज हमेशा n/2 होगा, दैट इज यहाँ के लिए अभी 4 है, तो क्यों ना हम हर 4 सबस्ट्रिंग का लेंथ को फिक्स कर ले और उसे Q मान ले और देखिए उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये दोनों कंडीशन जो तुम्हारा P प्लस Q प्लस R तुम्हारा n आना चाहिए और P प्लस R Q आना चाहिए, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो भैया ये चीज कैसे देखेंगे, तो ठीक है बताते हैं। तो मान लो हम इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट किए Q को। अब क्योंकि हम इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट किए Q को, तो हमको कितना लेंथ तक लेना है, 4 लेंथ तक लेना है। तो हम 4 लेंथ लिए सब स्ट्रिंग जिसको हम माने हैं Q। तो वो सब स्ट्रिंग बनता है तुम्हारा 2 3 4 5। अब क्योंकि तुम्हारा 2 3 4 5 Q बन गया है, तो तुम्हारा P क्या बनेगा, खुद सोचो P क्या बनेगा। तो इस इंडेक्स के पीछे, ये जो तुम्हारा इंडेक्स I है, इसके पीछे जितना भी सब स्ट्रिंग बचा होगा वो तुम्हारा बन जाएगा P, और ये है तुम्हारा Q। और तुम्हारा Q का एंडिंग इंडेक्स क्या है, मतलब ये जो इंडेक्स 5 है, जो तुम्हारा एंडिंग इंडेक्स है, उसको हम मानते हैं J। तो उसके बाद जो सब स्ट्रिंग बचा होगा वो तुम्हारा बन जाएगा R। अब हमको क्या कंडीशन सेटिस्फाई कराना है इसमें कि P प्लस R तुम्हारा Q बन जाए, क्योंकि तुम्हारा P प्लस Q प्लस R तो N बन ही रहा है, तो तुम्हारा P प्लस R Q बन जाए, जो तुम्हें मेन अब यही देखना है। तो क्योंकि तुम्हारा P प्लस R Q होना चाहिए, तो इससे तुमको क्या दिख रहा है कि S0 प्लस S1 प्लस S6 प्लस S7 तुम्हारा बनना चाहिए S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। मतलब ये S0 S2 के बराबर होना चाहिए, ये S1 S3 के बराबर होना चाहिए, और वहीं ये तुम्हारा S4 S6 के बराबर होना चाहिए और S5 S7 के बराबर होना चाहिए। मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस चीज को आसान भाषा में बोला जाए तो इसे बोल सकते हैं क्या कि जीरो इंडेक्स से जो सब स्ट्रिंग स्टार्ट होता है, जीरो इंडेक्स से जो सब स्ट्रिंग स्टार्ट होता है और जो 2 इंडेक्स से सब स्ट्रिंग स्टार्ट होता है, वो मैक्सिमम लेंथ का कितना कॉमन सब स्ट्रिंग बना रहा है। इस बात को गौर से सुनना कि जो सब स्ट्रिंग जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और जो सब स्ट्रिंग 2 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, वो मैक्सिमम कितना कॉमन सब स्ट्रिंग का लेंथ बना पा रहा है। उसका लेंथ अगर 2 या 2 से ज्यादा है, मतलब ये जो जीरो इंडेक्स से सब स्ट्रिंग स्टार्ट होने वाला और 2 इंडेक्स से सब स्ट्रिंग स्टार्ट होने वाला कॉमन लेंथ अगर मेरा 2 या 2 से ज्यादा है, अगर मैक्सिमम कॉमन लेंथ 2 या 2 से ज्यादा है, तो उसका मतलब क्यू तुम्हारा जो सबस्ट्रिंग था उसमें पी तो फिट हो गया है, एग्जैक्टली पी 2 लेंथ का था और वो फिट हो गया है। अब बचता है आर, तो आर का लेंथ कितना है यहाँ पे तुम्हारा 2। तो अब फाइनली हमको क्या चेक करना है कि इस क्यू में क्या आर भी फिट हो पा रहा है क्या, कि ये आर इस क्यू में फिट हो पा रहा है क्या, यही चीज चेक करना बच गया है ना। अगर आर फिट हो रहा है तो मेरा आंसर इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये आर को चेक करना है। तो जो चीज हम यहाँ स्टार्टिंग से देख रहे थे, मींस प्रीफिक्स से देख रहे थे, वही चीज क्या हम सफिक्स से देख सकते हैं क्या। सफिक्स से क्या देख सकते हैं, सफिक्स से ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम हमको वो 2 सबस्ट्रिंग का कॉमन लेंथ बताओ, जो कि एक 7th इंडेक्स से स्टार्ट होता है और एक 5th इंडेक्स से स्टार्ट होता हो, और जिसका लेंथ मैक्सिमम हो और वो लेफ्ट टुवर्ड्स जा रहा हो। तो सिंपल सी बात है, जो हम प्रीफिक्स के लिए किए थे, मींस जो हम पी के लिए किए थे, अगर सेम वही चीज अगर हम रिवर्स में करें तो बात तो बराबर है कि अगर हम पी के लिए तुम्हें निकालना सिखा दिए, तो इसी चीज को अगर रिवर्स में देखा जाए तो वो सेम चीज तो आर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेम ही चीज तो आर कर रहा है। तो चलो हम पी के लिए फोकस करते हैं कि पी का एक्चुअली में कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर हम तुमको पी के लिए बता देंगे कि कैसे हम निकाल रहे हैं कि मैक्सिमम कॉमन लेंथ कैसे निकाल रहे हैं, तो वो चीज हम सिंपली निकाल लेंगे कि हम रिवर्स कर देंगे स्ट्रिंग को, तो वो आर के लिए मेरा निकल जाएगा और फाइनली हम फिर से वापस स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे। तो चलो हम इसमें डिस्कस करते हैं कि तुम पी के लिए कैसे निकालोगे। तो हम क्योंकि तुमको बताए हैं कि तुम्हारा जेड फंक्शन क्या करता है, जेड फंक्शन क्या करता है, जैसा कि हम तुम्हें बताए थे कि तुम जेड फंक्शन पढ़ लेना, तो जेड फंक्शन तुम्हारा क्या बताता है कि हर एक इंडेक्स के लिए जेड फंक्शन मेरा बताता है कि अगर स्ट्रिंग जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो और स्ट्रिंग ith इंडेक्स से स्टार्ट हो, तो वो मैक्सिमम लेंथ का कॉमन सब स्ट्रिंग कितना बनाएगा, वही चीज जेड फंक्शन बताता है, और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ऑफ एन। तो क्योंकि अगर मुझे ये चीज हर एक इंडेक्स के लिए पता चल जाएगा कि इंडेक्स 3 के लिए मैक्सिमम कॉमन सब स्ट्रिंग क्या बनेगा, जो कि 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है और इंडेक्स 3 से स्टार्ट होता है, सिमिलरली इंडेक्स 4 से स्टार्ट होता है और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो ये चीज पता चल जाएगा, तो हम सिंपली देख लेंगे ना कि मेरा कॉमन लेंथ हमेशा पी का लेंथ से बड़ा या बराबर होना चाहिए। सिमिलरली वो चीज अगर आर के लिए चेक करना हो कि आर फिट हो रहा है क्यू में या नहीं हो रहा है, तो ये चीज हम रिवर्स कर देंगे कि इस स्ट्रिंग को हम रिवर्स करके जेड फंक्शन में भेजेंगे, और वो जो जेड फंक्शन मुझे वैल्यू देगा उसे फाइनली हम रिवर्स कर देंगे, तो वो मुझे आर के लिए मिल जाएगा कि पीछे डायरेक्शन से ये चीज कैसे फॉलो हो रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम हर एक क्यू जिसका लेंथ n/2 हो उसे फिक्स कर ले और आंसर निकाले, तो क्या मुझे वहां से आंसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेरे पास जेड फंक्शन जो वैल्यू दिया है उसका यूज करके हम क्या ये चीज इजिली नहीं निकाल सकते। और अगर तुम इजिली निकाल लिए तो तुम्हारा आंसर तो तुम्हारे सामने है। मतलब हम बोल रहे हैं जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा क्यू का साइज आया 4, तो तुम हर एक 4 लेंथ का सबस्ट्रिंग को क्यू मान के चलो और उसके लिए आंसर देखो कि क्या पी और आर तुम्हारा इस क्यू में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उस फिट को हम देखने के लिए जेड फंक्शन का यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो हम S1 S2 S3 S4 लेते हैं और इसको हम क्यू मानते हैं, तो इसमें तुम्हारा पी और आर एग्जैक्टली फिट होना चाहिए।
और उसे फिट देखने के लिए हम जेड फंक्शन से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मैक्सिमम कॉमन सब स्ट्रिंग जो कि इंडेक्स आई से स्टार्ट हो रहा है और जीरो से स्टार्ट हो रहा है वो कितना है। सिमिलरली आर के लिए भी हम सेम पूछ रहे हैं और वो मिल रहा है और फिट हो रहा है, तो हम आंसर को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। तो यही था हमारा लॉजिक इस प्रॉब्लम के पीछे। तो इसका एक बार मैं कोड दिखा दूं, तो इसका कोड काफी काफी ईजी है। सो लेट मी शो यू माई कोड। तो ये मैं इनपुट लिया हूं पहले एस, और मैं एन में स्ट्रिंग का साइज रखा हूं, और सिंपली मैं बेस केस देख रहा हूं कि अगर एन तुम्हारा ओड है तो सिंपली रिटर्न कर दो जीरो, मींस आउटपुट कर दो जीरो। और अगर ऐसा नहीं है तो हम जेड फंक्शन को कॉल किए जिसमें सिंपली एस भेज के उससे हम जेड फंक्शन एरे का वैल्यू मंगा रहे हैं, जिसे हम प्रीफिक्स जेड में रखें, ताकि ये मुझे हेल्प करे पी को फिट करने में उस क्यू सब स्ट्रिंग में। सिंपली हम रिवर्स किए इस स्ट्रिंग को और उसे जेड फंक्शन में फिर से भेज के अब मुझे सफिक्स का वैल्यू पता चलेगा। क्योंकि मुझे सफिक्स का वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में आएगा तो उसे हम फाइनली फिर से रिवर्स कर दिए ताकि वो मुझे पीछे से पता चले। अब क्योंकि मुझे जेड फंक्शन का वैल्यू मिल चुका है जो कि मुझे हेल्प करेगा टी और आर का फिट निकालने में कि वो एक्चुअली में क्यू सबस्ट्रिंग में फिट हो रहा है या नहीं, तो मैं वेरिएबल आंसर बनाया हूं जिसे मैं इनिशियलाइज किया हूं जीरो से, और मैं लेंथ ऑफ क्यू को इनिशियलाइज किया हूं n/2 से, क्योंकि यार मैं ये प्रूफ किया था कि क्यू का हमेशा लेंथ n/2 होगा। और मैं हर एक n/2 सबस्ट्रिंग को क्यू मान के चेक कर रहा हूँ कि उसमें पी और आर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वही चीज मैं यहाँ पे लूप चलाया हूँ जीरो से लेकर लेंथ ऑफ क्यू तक, दैट इज n/2 तक। तो हर लूप में तुम्हारा पी का साइज क्या बनेगा, आई, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो पी का साइज आई बनेगा। और आर का साइज कितना बनेगा, तो लेंथ ऑफ क्यू माइनस पी, ऑब्वियस सी बात है यार, पी प्लस आर क्यू बन रहा है तो आर का साइज कितना बनेगा, लेंथ ऑफ क्यू माइनस पी। और फाइनली हम ये जो जेड फंक्शन से कॉल किए थे तुम्हारा प्रीफिक्स जेड और सफिक्स जेड, उसमें हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारा प्रीफिक्स जेड ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू आई है क्या, और साथ ही साथ सफिक्स जेड ऑफ आई प्लस लेंथ ऑफ क्यू माइनस वन। मतलब हम यहाँ पे अगर टू इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं फोर लेंथ का सबस्ट्रिंग, तो तुम्हारा ये क्यू लेंथ का सबस्ट्रिंग कहाँ खत्म हो रहा है, इंडेक्स जे पे। अगर चार लेंथ का लिए हैं तो वही चीज हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि सफिक्स जेड ऑफ आई प्लस लेंथ ऑफ क्यू माइनस वन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ आर है, तो मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और वो एक्जैक्टली फिट हो रहा है, पी और आर एक्जैक्टली फिट हो रहा है क्यू में। क्योंकि ये दोनों एक्जैक्टली फिट हो रहा है क्यू में तो आंसर को इंक्रीमेंट करेंगे और फाइनली आंसर को आउटपुट करेंगे। तो यही था हमारा सिंपल कोड, और जेड फंक्शन को सिंपली कॉल कर दो। सो आई होप तुमने जेड फंक्शन पढ़ा ही होगा। तो ये है तुम्हारा जेड फंक्शन का कोड जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाता है बिग ऑफ एन। सो ये था हमारा सिंपल सा कोड, और ये कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सो दैट यू कैन एक्सेस इट। तो ये था हमारा सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। सो अभी भी कुछ भी डाउट है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। And if you find this video helpful, so please like it, subscribe it, and also share to your friends who have any doubt in this problem so that I will get a lot of motivation to make more video on this. So thank you. Have a nice day.